अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू ललकार। मैं हूं दुआ मलिक और आज हम ललकार में बात करने वाले हैं ऐसे सेहत के इश्यूज़ पे, मसाइल पे जो कि पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। वबाई अमराज तो फैल ही रहे हैं, गैर वबाई अमराज के भी फैलने का हमें रवा साल में बहुत ज़्यादा ख़तरा रहा है और आने वाले वक्त में भी। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमें इन सारी हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कभी कभी हम लोग बड़ी बड़ी बीमारियों को भी नज़ला ज़ुकाम खांसी समझ के उसको इग्नोर कर देते हैं और फिर हमारे लिए आखिर में वो सारी चीज़ें मसला बन जाती हैं। मेरे साथ आज इस शो में मौजूद हैं मुल्क के नामवर डॉक्टर्स, जिनसे आज मैं ख़ुद भी सीखूंगी वबाई अमराज के बारे में, और मेरे साथ साथ आप लोग भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, कोविड, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत परेशानी लाहक है इस वक्त। इसके अलावा हम बात करेंगे टाइफॉइड पे, पोलियो पे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलीम परियानी, हु इज़ एक्स General Secretary of the PEDS Association of Pakistan. I've got Dr. Sabeen, Public Health Expert with me. I've got Dr. Farood Bhayat, who is Treasurer PPA Pakistan, and Sidra Iqbal, who is a doctor herself. Assalamu alaikum to all my guests. शुरू करते हैं अपनी conversation को। सबसे पहले मैं पूछूंगी डॉक्टर सलीम आपसे, डेंगू क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, डेंगू एक्चुअली एक वायरस है और वो मस्कीटोज़ यानी मच्छर के ज़रिए, ख़ास किस्म होती है मच्छर की इजिप्टी, उसकी 2 अक़साम है, उससे ये फैलता है। ये मच्छर ना सिर्फ डेंगू फैलाता है बल्कि इसके साथ साथ चिकनगुनिया, ज़ीका वायरस और 1-2 और बीमारियां भी जो है फैलाता है। अब अक्सर जब मच्छर की बात आती है तो बेसिकली ये वायरस करता क्या है, फिर ये दूसरा सवाल ये होता है कि इस वायरस से होता क्या है। तो वायरस जब शुरू में आपके 4-5 दिन के बाद जब बॉडी के अंदर जाता है तो उसके बाद एक बुखार की कैफियत होती है, जिस्म में दर्द, पेट में दर्द, वॉमिटिंग का एहसास। तो ये इसकी शुरू की अलामात हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर फारूक, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हम लोगों को जब ये सारी अलामात पेश हों तो क्या हमें जनरल किसी फिजिशियन के पास जाना चाहिए, किसी जनरल डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या इसके लिए कोई स्पेशलिटी होनी चाहिए डॉक्टर की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जैसे डॉक्टर सलीम ने बताया जो अलामात हैं, तो डेंगू के साथ जो बहुत वाज़े अलामात हैं जिसमें कि बहुत तेज़ बुखार होना, साथ में जिस्म में शदीद दर्द हो जाना, कुछ लोगों को आँखों में बहुत शदीद दर्द महसूस होता है, तो ये ऐसी अलामात होती हैं। समटाइम्स एक बॉडी पे एक रैश भी अपीयर होता है। ये ऐसी अलामात हैं कि जिसको आप नज़रअंदाज ना करें। अगर तो आपका बच्चा बीमार है तो आप अपने बच्चों के डॉक्टर से रुजू करें, और अगर एडल्ट पॉपुलेशन है तो फौरी तौर पे अपने किसी करीबी या अपने फैमिली डॉक्टर से या किसी भी फिजिशियन से कंसल्ट करें। इन चीज़ों को इग्नोर ना करें, क्योंकि ये वायरस, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अलामात 3 से 4 दिन में ज़ाहिर होती हैं, उसके बाद ये जिस्म में अपनी कॉम्प्लिकेशन शुरू कर देता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि फौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू किया जाए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी हमें सुनने में आता है कि फ़ीमेल मॉस्किटो के ज़रिए ये वबा फैलती है, ये मर्ज़ फैलता है, तो उसको कैसे पहचान सकते हैं हम अगर हमारी इन्वायरमेंट में वो चीज़ होती है? इस वक्त जो है 2 किस्म के मच्छर हमारे पास, एक मलेरिया के लिए और एक ये डेंगू के लिए। दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। जो डेंगू का मच्छर है वो भूरा होता है, उसकी टांगों में जो है वो ब्लैक स्ट्राइप्स होती है और ऊपर से इसके पर वगैरह जो है ना भूरे रंग के होते हैं। और नॉर्मली जो है ये मच्छर अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग, ये 2 टाइम है जिसमें ये ज़्यादा एक्टिव होता है, इसकी मादा जो है। और दूसरा ये कि किसी भी टाइम पे, लेकिन जो रोशन इलाके हों या जहाँ पानी और साफ़ पानी और इस तरह की चीज़ें, वहाँ पर इनकी अफजाइश ज़्यादा होती है। ठीक है ना। तो इसको ये पहचानने का एक तरीका। दूसरा जो इसका मसला है ये कि जब मच्छर जब ये काटता है तो कोई निशान नहीं छोड़ता, खारिश बहुत होती है उस जगह पे, और ज़्यादातर ये पेरीफ्री पे काटता है आपको, यानी कि टांगों में, हाथों की पेरीफ्री वगैरह पे। ठीक है ना। तो अक्सर, और उसके इतने ज़्यादा निशान नहीं होते हैं। तो और जो मलेरिया का मच्छर है वो काटता है तो उसका निशान होता है, वो फूल जाता है, खारिश करते हैं उधर हम। तो ये वाज़े फ़र्क है दोनों। ठीक है। तो आपने फरमाया कि डेंगू के मच्छर में एक ग्रे कलर की लाइन होती है,
ठीक है, ऐसे हम पहचान सकते हैं। इसके अलावा डेंगू का मच्छर जब हमें काटता है तो वो निशान नहीं छोड़ता, हमें उस पर जलन या इचिंग होती है, और जो मलेरिया का मच्छर आपको काटता है तो वो निशान छोड़ जाता है। बिल्कुल। एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, डॉक्टर साहब ने बड़ा क्लियर बता दिया। इसको आम लफ्ज़ों में टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। जैसे कि टाइगर के जो झाड़ियाँ होती हैं ये उस तरह का होता है, और उमूमन जो इसकी फ़ीमेल है उसका साइज़ जो मेल मॉस्किटो उससे बड़ा होता है। अच्छा, तो ये भी इसकी ये दो चीज़ें हैं, और ये बिल्कुल यूजुअली डॉक्टर साहब ने बाकी बड़ा सही एक्सप्लेन कर दिया उसको। तो ये ज़रा वाज़ेह अलामतें हैं। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि जो जिन जगहों पे गंदा पानी खड़ा होता है उन जगहों पे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि डेंगू के या मलेरिया के मच्छर पाए जाएं। जी बिल्कुल, जैसे कि अगर घरों में भी अगर हम किसी गमलों में पानी होगा, या बाहर में हम देखते हैं कि हमारे यहाँ गलियों में बच्चे अमूमन खेल रहे होते हैं और गटर का पानी भी होता है, और वैसा भी साफ़ पानी भी जमा होता है, सीवरेजेस का पानी भी होता है, तो वहाँ पे जो है साफ़ पानी में डेंगू का मच्छर जो है वो ग्रो करता है। तो ऐसी जगह जो घरों में या घर में भी लॉन है, या इन जगहों पे कोनों में कहीं हमें पानी, या हम वैसे भी बाथरूम्स में या इस तरह की जगहों पे साफ़ पानी को, स्टोरेज को जो है हमें अवॉइड करना चाहिए। सही सही सही। अच्छा, डेंगू के गुजरे साल में 50,000 केसेस पाकिस्तान में आए हैं। मलेरिया की क्या इस वक्त सिचुएशन है पाकिस्तान में? मलेरिया भी वैसे ही मतलब हमारे पास काफ़ी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जैसे कि डेंगू है। बस डिफरेंस ये है कि डेंगू जो है वो वायरल एक इलनेस है, और मलेरिया जो है वो पैरासाइटिक है, जो प्लाज्मोडिया उसके थ्रू होता है। तो उसमें ये है कि हमें ट्रीटमेंट का थोड़ा सा डिफरेंस है, और बाकी ये कि होता दोनों मच्छर से ही है। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया है मच्छर की टाइप्स के बारे में कि मलेरिया कौन से मच्छर से होता है और डेंगू कौन से मच्छर से होता है। बाकी ये कि इनकी ट्रीटमेंट डिफरेंट है, इनकी प्रेजेंटेशन भी ऑलमोस्ट सेम ही, मतलब नॉन स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स के साथ ये प्रेजेंट करते हैं कि हाई ग्रेड फीवर मलेरिया में भी हो सकता है, डेंगू में भी फीवर हो सकता है। बट डेंगू का ये डिफरेंस है कि डेंगू में बोन ब्रेकिंग फीवर होता है, मतलब कि हड्डियां जैसे टूट रही हूँ, मरीज़ ये कंप्लेन करता है। बाकी जो मलेरिया का फीवर है उसमें शिवरिंग होती है पेशेंट को ना, पेशेंट कहता है कि मुझे कपकपी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो ये थोड़ा इनका डिफरेंस है। और केसेस तो वैसे ही रिपोर्ट हो रहे हैं, एंडेमिक हैं, क्योंकि हम लोग तो पाकिस्तान में कुछ कुछ सिटीज़ ऐसे हैं जैसे कि KPK हो गया, और इसके अलावा सिंध हो गया, और ये सब जो ये हमारी सिटीज़ जो हैं ये एंडेमिक एरियाज़ में आते हैं। और 60% WHO के हिसाब से कि अराउंड जो है 60% हमारी पॉपुलेशन जो है वो रिस्क पे है मलेरिया के लिए। और इसकी बेसिक रीज़न क्या है? बेसिक रीज़न वही ये प्लाज्मोडियम से होता है मलेरिया, मॉस्किटो है, फीमेल मॉस्किटो है, एनोफिलस मॉस्किटो है, वो बाइट करता है और वो ट्रांसमिट करता है। बेसिकली वो ब्लड को फूड के तौर पे लेता है। अगर उसने करूँगा जी, ये जो मच्छर है ये खातून है तो करती है जी करती है जी जी बिल्कुल करती है। और फिर जब ये बाइट करती है और तो प्लाज्मोडियम को ये अपने साथ कैरी करती है, और दूसरे जो हेल्दी पर्सन है उसमें फिर ये ट्रांसमिट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मुझे ज़रा ये बताइएगा कि क्या ये एक इंसान दूसरे इंसान को इन्फेक्ट कर सकता है, डेंगू या मलेरिया? नहीं, देखें, डेंगू या मलेरिया पर्सन टू पर्सन कैरी नहीं होता है, ठीक है। इसके लिए एक वेक्टर है बीच में अल्लाह ताला ने रखा है जो मच्छर है। यानी फ़र्ज़ करें मुझे डेंगू हुआ है या मलेरिया हुआ है, तो मेरे अंदर जो है वो डेंगू के वायरस या मलेरिया के वो गैमेट्स जिसे हम कहते हैं वो मौजूद हैं। तो अगर मलेरिया का मच्छर काटेगा तो वो गैमेट्स उस मच्छर को इन्फेक्ट करेगा, यानी अब वो बीमार हो गया मच्छर, ठीक है। वो मच्छर फिर फ़र्ज़ करें आपकी तरफ या फारूक भाई की तरफ गया, उसने उनको काटा तो वो उनको मुंतकिल कर दिया। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस वेक्टर को ख़त्म कर दें तो ये बीमारी को हम ख़त्म कर सकते हैं। सही सही, मतलब वेक्टर को ख़त्म करना होगा बीमारी को ख़त्म करने के लिए। मच्छर की अफजाइश को आपको जो है वो रोकना है बेसिकली। मच्छर की अफजाइश जो है, जी जी जी, जैसे डॉक्टर बताया कि 60% पॉपुलेशन रिस्क पे, उसकी वजह ही यही है कि हमारा जो पोल्यूशन इंडेक्स है बहुत ज़्यादा है। तो आप मच्छर जितने ज़्यादा आपके वहाँ डेवलप होते रहेंगे, आपका मलेरिया हाई रिस्क हमेशा रहेगा आपका। बिल्कुल। गंदगी है, सफाई नहीं हो रही होती है। दूसरा डेंगू तो साफ़ पानी का मच्छर उसको कहते हैं, साफ़ सुथरा मच्छर। तो वो तो ऐसी जगहों पे जो साफ अच्छा, ये चीज़ मैंने आज समझी है। मैं समझती थी कि शायद सिर्फ गंदे पानी के ऊपर डेंगू का मच्छर बैठता है, तो साफ पानी की भी अगर हम स्टोरेज करते हैं अपने घर में, वो डेंगू के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने अपने घरों की अतराफ में, स्पेशली घरों के अंदर
आपने पानी खड़ा नहीं रहने देना, साफ़ पानी। लोग गमले होते हैं, पौधे होते हैं, उसमें पानी रह जाता है, या लोग अपने जो प्लांटेशन है, बाथरूम्स हैं, पानी स्टोर कर लिया, ये मच्छर वहाँ पे अफजाइश करता है। सही सही, बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है डेंगू के हवाले से, मलेरिया के हवाले से, और आगे जाके शो में हम ये जानेंगे कि इससे छुटकारा कैसे पाकिस्तान हासिल कर सकता है। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू ललकार शो पे। हम लोग अभी ब्रेक पे थे और ब्रेक पे जाने से पहले हम लोगों ने बात की डेंगू के बारे में, मलेरिया के बारे में, बेसिक इन्फॉर्मेशन। मैं अब डॉक्टर साहब से पूछूंगी कि डॉक्टर साहब, मलेरिया की वैक्सीन अभी मार्केट में पाकिस्तान में अवेलेबल है कि नहीं? मलेरिया की वैक्सीन अभी तक बनी नहीं है, कोशिशें जारी हैं। इसकी मेन वजह यह है कि मलेरिया जो है 4 किस्म के पैरासाइट्स हैं इसके, एक वीवेक्स, ओवेल, मलेरी एंड फेल्सीपेरम। पाकिस्तान में जो है मेनली वीवेक्स और फेल्सीपेरम कॉमन है। ठीक है ना। तो इसमें जो है अभी वैक्सीन है, इसके मतलब ये है कि चांसेस हैं आ जाएगी, लेकिन कब आएगी ये नहीं पता है। दूसरा फिर आप मेरे ख्याल में सवाल होगा आपका कि डेंगू की वैक्सीन, तो डेंगू की वैक्सीन बन चुकी है, इट्स अंडर ट्रायल, और बहुत सी जगहों पे अफ्रीकन कंट्रीज़ में ये अवेलेबल भी है। अब उसके ट्रायल्स जब कंप्लीट होंगे तो प्रॉबेबली वो मार्केट में आ जाएगी। और बहुत से ममालिक में 9 से 45 इयर्स डेंगू तक की वैक्सीन बेसिकली वो रिकमेंडेड है 9 ईयर्स से लेके 45। लेकिन उसके लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपको प्रूवन पहले डेंगू हुआ हो, ये उन्हीं लोगों को रिकमेंडेड है, ये आम जनरल पब्लिक के लिए अभी नहीं है। तो इसकी लिमिटेशंस हैं इस वैक्सीन की। ये पाकिस्तान में 2017 में इसकी लाइसेंसिंग की बात हुई थी स्टार्ट, लेकिन क्योंकि इसकी लिमिटेशन की वजह से इसको रोक दिया गया था। और अभी भी कुछ कंट्रीज़ स्पेशली फ़िलीपीन ने सबसे पहले इसको रजिस्टर किया था, और उसने ही सबसे पहले उसको बाद में विड्रॉ भी किया। तो उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं। एक तो एज फैक्टर आ जाता है। दूसरा ये ज़रूरी है कि एक मास वैक्सीन आप नहीं कर सकते जस्ट टू प्रोटेक्ट, ये उन्हीं लोगों को लगेगी जिनको एक बार हो चुका है मतलब डेंगू। तो ये थोड़ी सी लिमिटेशंस है इस वैक्सीन। उसकी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि ये भी रीज़न है कि कहते हैं कि जब डेंगू सेकंड टाइम आपको अटैक करेगा तो वो ज़्यादा सीरियस इलनेस के साथ करेगा। ओह माय गॉड। तो अब इतनी अगर WHO की इस वजह से ये लिमिटेशन है कि प्रीवियस अगर वो एक्सपोजर से हुआ हो तो उन्हीं के लिए डेंगू वैक्सीन यूज़ करें। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर सिद्रा, मुझे ये बताइएगा कि इससे बचाव का क्या तरीका हमें बेसिक आवाम को पता होना चाहिए? इससे बचाव जैसे कि हम थोड़ा बहुत डिस्कस भी कर चुके हैं इनिशियली, वो यही है कि हमने खुद से प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये तो हम सबको पता है। तो इसकी प्रिवेंशन एक्चुअली हमें किस तरह से करनी है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया था कि ये टांगों पर और हाथों पर काटता है, तो हमने लॉन्ग स्लीव्स पहननी है और ऐसी पैंट्स पहननी है जो हमारी टांगों को फुली कवर्ड करे। इसके अलावा हम नेट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं और मॉस्किटो रेपेलेंट्स वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं। और पानी के बारे में जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि पानी स्टोर करते हैं, वो स्टोरेज को हमें प्रिवेंट करना है कि मच्छर को बैठने ही नहीं देना। ठीक है, तो ये तरीके हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, टाइफॉइड जो है वो भी बड़ा फैला हुआ है आजकल। बेसिक इन्फॉर्मेशन टाइफॉइड के बारे में हम पब्लिक को क्या बता सकते हैं जो उनको पता होनी चाहिए? जो पता होनी चाहिए उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन तो ये है कि टाइफॉइड खाने पीने की चीज़ों से फैलता है। अच्छा। गंदे, ठीक है ना। और टाइफॉइड का सिर्फ ह्यूमन रिजर्वायर है, यानी कि इंसान के ज़रिए ही फैलता है ये। मुझे टाइफॉइड हुआ, मेरे फुजला में टाइफॉइड के वायरस निकलेंगे, और वो फ़र्ज़ करें बेसिकली इसको स्प्रेड करने में सबसे ज़्यादा जो है वो शेफ़ है या आपके जो खानसामा है, घर में पकाने वाले हैं, उनके ज़रिए ज़्यादा फैलता है ये। ठीक है ना। ठीक है। कि फीको ओरल रूट हम कहते हैं। ठीक है। ठीक क्या है? ये भी कोविड की तरह नाक और नहीं 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 नहीं, मैंने कहा ना खाने पीने की चीज़ों से, यानी आँख से इसका ताल्लुक नहीं है। लेकिन डॉक्टर सलीम ने बताया कि ओरोफिकल रूट है। तो अगर आपके हाथों में ये जरासीम है, अब जैसे कोई माँ इन्फेक्टिव है और वो अपनी हाथों को सही से वॉश नहीं कर रही, उन्हीं हाथों से अपने बच्चों को खाना खिला रही है, तो वो अपने बच्चों को इन्फेक्ट करती है। तो ये टाइफाइड ओरोफिकल रूट से होता है। कंटामिनेटेड फूड यूज़ करना, हमारे वहाँ बड़ा फैशन आजकल बन गया है। हम खानों को एक हफ्ते फ्रीज़ करते हैं, चिकन को फ्रीज़ रखते हैं और उसको खाते हैं। ये वहाँ पे भी ये इसका जो बैक्टीरिया है सैल्मोनेला ग्रो करता है फ्रीजिंग टेम्परेचर्स पे। आइसक्रीम्स अगर आप ऐसी जगहों से खा रहे हैं जहाँ पे बड़े अरसे वो यूज़ नहीं हो रही हैं और गोले गंडे यूज़ हो रहे हैं, तो ये टाइफाइड बेसिकली ओरोफिकल रूट है। तो इस तरीके से ये साइकिल चलती है। अच्छा, ज़्यादा अरसा फ्रीज़र में खाना स्टोरेज करने से भी ये बिल्कुल इसमें ग्रो होती है टाइफाइड का जो सैल्मोनेला जो इसका बैक्टीरिया है वहाँ ग्रो करता है। ख़ास तौर पे ये कि आपने
फर्ज करें कि चिकन रखी हुई है, ठीक है, ठीक है, पीसीस किए हुए चिकन रखी है, फ्रोज़न कर दिया सही आपने, है। उसको निकाला आपने, फिर 2 टुकड़े निकाले, 2 टुकड़े पकाए आपने, बाकी रख दिया वापस। तो ये Reusage। जो है ना फ्रोज़न रीफ्रोज़न जो होता है ना, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उसमें एक मीडियम बन जाता है बैक्टीरिया के लिए जिसमें वो ग्रो करता है। अल्लाह, ये तो मुझे ऐसी चीज़ें पता चल रही हैं जो मैंने वाकई ज़िंदगी में कभी भी नहीं सुनी थी। और ये चीज़ें हमारे में बड़ी फैशन में हो गई हैं कि माएँ वो खाना और बनाती मुझे हैं, वो एक हफ्ते तक चिकन निकाल याद के आ रहा है खिलाती जो मैंने रहती अपने घर में, और मैं बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि पहले हमने डीप फ्रीज किया हुआ निकाला फ्रिज से, थोड़ा सा बनाया और वापस फ्रीज कर दिया। और ये हरकत बहुत ज़्यादा करती हूँ। आप क्या ये सब करूँ, होता घर जाके वो चिकन को फेंक दूँ? सब कर रहे हैं। सब कर रहे हैं, क्या Exactly, करें? ये है। क्या करें, इसके लिए एहतियात करें। हाँ, और अच्छी बात यह है कि देखिए, जैसे मलेरिया डेंगू है, तो मलेरिया में अच्छी बात एक ये है कि उसका इलाज है। ठीक है। डेंगू में बुरी बात यह है कि उसका इलाज नहीं है। इसी तरह टाइफाइड में सबसे अच्छी बात यह है कि टाइफाइड के इलाज के साथ साथ प्रिवेंशन भी है, इसकी वैक्सीन मौजूद है। वैक्सीन मौजूद है उसकी, ठीक है। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, हमारा सीवरेज सिस्टम कब सही होगा, हमारे कंटामिनेशन कब सही होगी, इनको हमें सालों लगेंगे। 70 साल में तो अब नहीं हुई है, तो आगे कब तक होगी हमें नहीं पता। तो एक टीका, ठीक है। और माशाल्लाह इस वक्त जो हमारी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, उसमें 9 महीने पे हर बच्चे के लिए लाजमी है कि वो टाइफाइड का टीका लगे। ठीक, टाइफाइड के 2 टीके, एक होता है पॉलीसैकेराइड, एक होता है कंजुगेट। जो ठीक पहले है। आता था पॉलीसैकेराइड, जिसकी मुद्दत सिर्फ 2 या 3 साल होती थी, यानी हर 2-3 साल में रिपीट करना पड़ता बिल्कुल। था। लेकिन अभी ये जो टीका आया है, इसमें अच्छी बात यह है कि ये कंजुगेट वैक्सीन है, इसके साइड इफ़ेक्ट ना होने के बराबर है, छोटी उम्र में लग सकता है, और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट ये कि इसकी अफादियत 10 से 15 साल है। सही। यानी कि लकीली हम लोग के पास टाइफाइड की वैक्सीन तो मौजूद है। और बहुत है। बेहतरीन और वैक्सीन फ्री मौजूद है, में गवर्नमेंट और वो की तरफ से लग रही फ्री है। ऑफ कॉस्ट है। सिंध के एपीआई प्रोग्राम में 9 महीने पे वो लग रही है, क्योंकि प्रीवियस वैक्सीन 2 साल से बड़े बच्चों में लगती थी और उसको फिर हर 3 साल पे रिपीट भी करना होता था, जबकि ये वैक्सीन 9 महीने के बच्चे को भी लग सकती है और इसकी एक लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन है काफ़ी। तो ये एक बहुत क्वालिटी वाली वैक्सीन जो कि बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। क्योंकि टाइफाइड अगर आप देखें तो इसकी एक बड़ी ख़तरनाक किस्म की टाइप, जिसमें हम एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस टाइफाइड पाकिस्तान में आया था, हैदराबाद से स्टार्ट हुआ था, जी जी, जिसने बड़ी तबाहकारियाँ 2017-18 में हैदराबाद और फिर कराची में की और सिंध में की। ठीक है। जिसके बाद बड़े एफर्ट गवर्नमेंट लेवल पे हमारी एसोसिएशन है, पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन ने, सिंध गवर्नमेंट को उसमें हमें बड़ा ताउन मिला, और उसके बाद ये वैक्सीन पिछले साल नवंबर में पाकिस्तान में अवेलेबल हुई है, जिसकी एक बड़ी मास कैंपेन हुई थी। और उसके बाद लिटरली आप यकीन करें कि इस साल टाइफाइड की जो एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट के जो केसेस जो पिछले साल तक अस्पताल भरे हुए थे टाइफाइड से, अब आपको हॉस्पिटल के वार्ड्स में इक्का दुक्का पेशेंट्स मिलेंगे, क्योंकि वैक्सीन इतनी इफेक्टिव है और इतनी आसानी से अवेलेबल है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि हमारा जो डॉक्टर साहब ने बताया ना कि आप कंटामिनेशन, वो सब चीज़ें तो आप इंतज़ार ही करते रहेंगे शायद इस मुल्क में ठीक हो जाए, बिल्कुल पोल्यूशन ठीक हो जाए। तो आप अपने बच्चे को महफूज कर लें, बिल्कुल टीका लगवा लें जो कि फ्रीली भी अवेलेबल है और पैसे भी नहीं लगते आपके उसमें। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपको अवेल करनी है। अच्छा, सब माओं को मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हम 5 वबाई अमराज के बारे में भी बात करें तो आप देखें कि टाइफाइड की तो हमें फॉर फ्री मिल रही है। हम गवर्नमेंट से कितनी शिकायतें करते हैं, और जो काम गवर्नमेंट हमारे लिए कर रही है, टाइफाइड की वैक्सीनेशन इज़ फॉर फ्री। आप सबको चाहिए कि अपने बच्चों को वैक्सीनेटेड रखें, अपनी ज़ात को वैक्सीनेटेड रखें, एटलीस्ट टाइफाइड से, तो बिकॉज वी आर गेटिंग इट फॉर फ्री। इसके अलामात क्या होते हैं डॉक्टर सिद्रा? इसकी अलामात इस तरह से होती हैं कि ये प्रेजेंट करता है, फीवर हो जाता है बच्चों में और बड़ों में भी। इसके अलावा खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, मतलब कि ऐसी इलनेस के साथ नॉन स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। और इसके अलावा ये होता है कि बच्चों में ये डायरिया के साथ प्रेजेंट कर जाता है और बड़ों में ये कॉन्स्टिपेशन के साथ प्रेजेंट करता है। इसका फ़ीवर एक स्पेसिफिक किस्म का होता है, वो हम बड़ों में देखते हैं मोस्टली, बच्चों में हम नहीं देखते। स्टेप लैडर पैटर्न होता है, जैसे जैसे दिन आगे जाता है तो फ़ीवर बढ़ता रहता है। तो और इसका ये है कि इसका पूरा 1 मंथ का एक कोर्स होता है इस पूरी डिज़ीज़ का, जिसमें ये है कि 7 दिन के अंदर तो ये सारी, और जिस्म पे निशानात भी पड़ना शुरू हो जाते हैं। लाल रंग के निशानात होते हैं जो धड़ पे पड़ते हैं इंसान के ना। उसमें ये है कि अगर ये अर्ली रिकग्निशन इसकी ना हुई तो इसके बाद ये कि ये कॉम्प्लिकेशंस में जा सकता है। और टाइफाइड ऐसी बीमारी है, ये एक ऐसी बैक्टीरियल इलनेस है जिसमें कि हेड टू टो हमें कॉम्प्लिकेशंस मिल सकती हैं, मतलब कि उसमें माइल्ड से लेके सिवियर तक कॉम्प्लिकेशंस हमें मिल सकती हैं और हमें क्लिनिकली मिली हैं। ये जो डॉक्टर साहब ने अभी बात की है XDR पे, इस पे मैं ज़रूर कमेंट करना चाहूँगी, क्योंकि
ड्यूरिंग प्रैक्टिस हमने ये क्लिनिकली देखा कि XDR वाले एक्सटेंडेड ड्रग्स रेजिस्टेंट वाले जो केसेस हमने खुद देखे, जो रिपोर्ट बच्चे की आती तो उसमें XDR मेंशन होता, मतलब हर बच्चे को यही हो रहा था। तो उसमें ये था कि हमने माओं को इस तरह से थोड़ा डराना शुरू किया, वरना तो वो बिल्कुल नहीं मानती, उन्हें बाहर से 10 रुपये के चिप्स लेना और वो खिलाना ज़्यादा बेहतर लगता है कि बजाय घर में कुछ बनाए। तो हमने उन लोगों को इस तरह से डराना शुरू किया कि इस जो उसकी एंटीबायोटिक हम दे रहे थे वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी। तो हमने उन्हें उस कॉस्ट से डराना शुरू किया, क्योंकि गवर्नमेंट पे कितना वो लोग बर्डन डालेंगे कि एक दिन की 10-10 हज़ार की एंटीबायोटिक्स लग रही थी बच्चों को, ठीक है, कि वो और हाईली पोटेंट थी। तो ये एक डर था जो जिसके ज़रिए उन लोगों ने थोड़ा वैक्सीन की तरफ, हमने देखा कि वैक्सीन की तरफ कंप्लाइंस हुआ पेशेंट को। तो ये एक हम लोगों को बेनिफिट हुआ। बाकी ये कि इसके बारे में यही वैक्सीन एक इसका बहुत अच्छा रोल है जो वैक्सीन हमें मिल रही है। अच्छा, बात हो रही है वबाई अमराज के हवाले से जो कि पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं और हम लोगों को इससे छुटकारा भी हासिल करना है, इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन भी चाहिए। मगर आज मुझे वाकई इन बीमारियों के बारे में ऐसी चीज़ें पता चल रही हैं जो मुझे ज़ाती तौर पे पहले ज़िंदगी में नहीं पता थी। अपने लाइफस्टाइल को हमने बेसिकली चेंज करना होगा इन सारी बीमारियों से लड़ने के लिए। वापस आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ललकार। मैं हूं दुआ मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं आज इस शो में मुल्क के नामवर डॉक्टर्स। हम बात कर रहे थे मुख्तलिफ वबाई अमराज के बारे में जिसकी वजह से आजकल हमारे माहौल में, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा खौफ फैला हुआ है। तो इससे बचाव के लिए हम लोगों ने जाननी है इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, इसके अलामात और इनसे कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को, ये सारी बातें चल रही थी। अब आते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट इशू की तरफ, विच इज़ COVID-19. डॉक्टर साहब, व्हाट इज इट? COVID-19 इज़ अ वेरिएंट ऑफ फ्लू वायरस, मतलब उसकी एक म्यूटेशन से जो है ये नमूदार हुआ है। और चाइना में आपको पता है नवंबर में इसकी सालगिरह भी हो चुकी है। तो एक साल में इस वायरस ने जितनी तबाही मचाई है, मेरे ख्याल में अगर मैं माजी में जाऊं तो प्लेग एक बीमारी होती थी, बबून जिसे कहते, उसके बाद मेरे ख्याल में ये मर्ज़ ऐसा है जिसने इतनी पूरी पेंडेमिक जिसे कहते हैं, एक तो होता है ना एंडेमिक जो हमारे मुल्क में है, एक होता है पेंडेमिक पूरी दुनिया में, ठीक है ना। तो ये वो वायरस है जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है, ठीक। तो ये एक म्यूटेशन, फ्लू वायरस म्यूटेशन से बना है। और इसमें अगर हम इसकी डिटेल में जाएं तो बेसिकली इसकी लाइफ जो है ना ओवर द सरफेस एंड अदर थिंग इज़ ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू अदर फ्लू वायरस, इसलिए इसके फैलाव के चांसेस बहुत ज़्यादा है फ्लू की निस्बत। सर लाइफ से मतलब? लाइफ से मतलब ये है कि जैसे मैंने छींका इसके ऊपर, ठीक है, यहाँ पे ये रह जाएगा, सही है। यहाँ पे आपने हाथ फेरा, आपने मुंह पे हाथ डाला, आपको लग गया। तो इसीलिए कहते हैं मास्क पहने, एक दूसरे से फासला रखें, और छींकना ये सब चीज़ें जो है वो डिफरेंट तरीके से है। पहले हम यूँ करके खांसते थे, अब यूँ करके खांसते हैं, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा लाइफ स्टाइल हमारे चेंज हो गया है। पर्दा लाजमी हो गया है मर्द और औरत दोनों के लिए, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है हम इसको हाथों को वॉश करना ताकि वो जरासीम टिके ना रहे अपने पास, तो इस वजह से इसका ख़तरा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर फैलने का, ठीक है ना। और अभी तक इसकी वैक्सीन प्रॉपर तरीके से मार्केट नहीं हुई है, बन गई है ट्रायल में, इवन पाकिस्तान में भी जो है इसकी वैक्सीन ट्रायल पर है। तो ये अगर वैक्सीन आ गई तो इससे काफ़ी फ़ायदा होगा हमें, डेफिनेटली। ठीक है, उसके लिए भी हमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे। अगेन इसके लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी जो कहना है वो ये कि अगेन इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, यानी इलाज नहीं है। जैसे गला ख़राब हो गया, एंटीबायोटिक ले लिया आपने, ठीक हो गया, ठीक है ना। इसका इस तरह से कोई इलाज नहीं है। और ये अगर मतलब आपके ज़्यादा फैलता है, अंदर कॉम्प्लिकेशंस होती है, तो फिर अल्लाह ना करे उसमें फिर मौत वाक़ई। अच्छा, वैक्सीन जो है वो एहतियात है, एहतियात है, इलाज नहीं है। और एहतियात इलाज से बेहतर है और सस्ता भी है। सस्ता भी है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर एंड प्रिवेंशन इज़ चीपर देन क्योर, 2 जुमले याद रखें। लोग समझते हैं कि इतनी महंगी वैक्सीन हम क्यों लगाएं, लेकिन आज जैसे डॉक्टर साहब ने एग्जाम्पल दी टाइफाइड की, इस वक्त जो टाइफाइड जो फैला हुआ था वो एक बच्चे के ऊपर 10 से 25 हज़ार एक मामूली हॉस्पिटल में, अगर वो भी घर पे इलाज करे तो, अगर हॉस्पिटलाइज करे तो 50 हज़ार से लेके 75 हज़ार लाख रुपए तक एक बच्चे के पीछे खर्च हो रहा था, जबकि वैक्सीन मुफ्त है।
और वो घर जहाँ पे 6 लोग हैं खाने वाले और एक बंदा है कमाने वाला, क्या उनके लिए ये बेहतर नहीं है कि वो अपने बच्चों को इस बीमारी के लगने से पहले ही, हर किस्म की बीमारी लगने से पहले ही वैक्सीन कर दें, वैक्सीन करवा लें, जो कि मुफ्त अवेलेबल है, हमारी गवर्नमेंट इसे मुफ्त फराहम कर रही है। बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को वैक्सीनेशंस लगवाएं और इंजेक्शंस लगवाएं इन तमाम वबाई अमराज के लिए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इसके जो बेसिक इलामात होते हैं जो शुरू होता है कोविड, बिकॉज अक्सर अमूमन लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिर्फ नज़ला खांसी है और फ्लू हुआ हुआ है, इग्नोर कर देते हैं और फिर आखिर में जाके उनकी हालत ख़राब हो जाती है। जी देखिए ना, अभी हमने डिस्कस किया कि इट्स अ टाइप ऑफ फ्लू, एक नोवेल वायरस है, नया वायरस है, इसके बारे में बहुत सारे मालूमात नहीं है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जो फ्लू में चीज़ें होती हैं, जैसे कि तेज़ बुखार होना। अच्छा, कोविड के साथ 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं इसमें, गले का दर्द होना, खांसी होना, और बाज़ औक़ात बड़ी मुस्तकिल और शदीद खांसी होती है, और फिर आखिर में जाके सांस लेने में तकलीफ़ होना। ये अलामात ऐसी हैं कि अगर आप इसको महसूस करें अपने अंदर तो आप फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें, कि एक आम फ्लू ना समझें जब आपको बुखार है। और इसके साथ जो 1-2 चीज़ें और इन्वॉल्व हो जाती हैं, आपको शदीद किस्म की थकावट महसूस होना। हमारी अपनी फेटर्निटी में हमारे डॉक्टर्स में कुछ लोगों को कोई सिम्टम नहीं हुआ, उनको सिर्फ शदीद थकावट हुई। मेरे 1-2 दोस्त हैं, फटीग, सिर्फ शदीद थकावट, कोई बुखार नहीं हो, और जब वो टेस्ट कराए तो देवर कोविड पॉजिटिव। तो आपकी सूंघने की सलाहियत, आपके टेस्ट बड्स जो है, आपको टेस्ट महसूस नहीं होता, ये सब चीज़ें अलामत है, ये सब चीज़ें कोविड के अलामत में आ जाती हैं। ठीक है, ठीक है। और हम मुख्तलिफ अफवाहें भी सुनते रहते हैं कि मैंने तो अभी तक कोई पेशेंट नहीं देखा, तो मेरे साथ इस वक्त जो मुल्क के नामवर डॉक्टर बैठे हुए हैं वो मुझे अभी बता रहे थे कि उनको खुद भी 6 महीने पहले आप कोविड से गुजरे हैं और माशाल्लाह उन्होंने बखूबी उसके साथ प्रिवेंट किया है और लड़ा है। नहीं, अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ने किया है, बेशक बेशक। अच्छा, मैं हमेशा ये समझती थी, ज़रा लाइटर नोट पे, कि मैं समझती थी कि डॉक्टर्स बड़े बोरिंग होते हैं, मगर आज डॉक्टर साहब से मिलकर मुझे एहसास हुआ है कि इनका हिस्से मज़ा बड़ा प्यारा और बड़ा अमेजिंग है। थैंक यू सो मच। अच्छा, आपसे पूछूंगी डॉक्टर सिद्रा, इसके प्रिवेंशंस क्या क्या हो सकती हैं कोविड की? इसकी प्रिवेंशन जैसे हम शुरू में स्टार्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि ये तो मुझे लगता है कि आजकल के मतलब हर तरह के, हर तबके के इंसान को पता है कि कोविड है और उससे प्रिवेंशन किस तरह से ली जा सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो हमारे पास मास्क है, क्योंकि ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, तो फिर इसके लिए मास्क बहुत इम्पॉर्टेंट है। मास्क हमने अगर दूसरा बंदा नहीं भी लगा रहा तो एटलीस्ट हमने सेल्फ प्रोटेक्शन और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने अपना मास्क ज़रूर वेयर करना है। इसके अलावा हैंड सैनिटाइज़ या हैंड वॉश को और हैंड सैनिटाइज़ को मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी एज़ कम्पेयर टू वेयरिंग ग्लव्स, क्योंकि ग्लव्स भी ऐसा है कि हम कभी 1-2 हर चीज़ मतलब टच कर रहे होते हैं। अपने मोबाइल फ़ोन्स को सबसे ज़्यादा हमें टच करने की आदत है, तो वो हम मोबाइल फ़ोन को ही इन्फेक्टेड करके वो घर ले जाते हैं और घर में बहुत से बंदों को इन्फेक्टेड कर देते हैं और सोचते हैं कि पता नहीं किस तरह हुआ, हमने तो सारे SOPs को फॉलो किया। एक तो ये है। बाकी ये कि हमने इसको अच्छे से, जब इसकी अलामात, वही डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि जैसे ही अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाएं, मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि ये जो अलामात सर ने बताई वो तो देखें बड़ों में इस तरह से प्रेजेंट करता है, लेकिन बच्चों में जो हम केसेस देख रहे हैं अभी, बच्चों में GIT के सिम्टम्स के साथ बहुत प्रेजेंट कर रहा है। मतलब कि उन्हें बच्चों को डायरिया हो जाता है, उल्टी हो रही होती है, डायरिया होता है, माँ बाप समझ रहे होते हैं वैसे। जी हाँ, यही मैं बताना चाहूँगी कि बच्चों में गैस्ट्रो की फाइंडिंग्स के साथ ज़्यादा केसेस आ रहे हैं कि उल्टी मोशन हो रहे हैं बच्चों को, और मदर बेचारी वो ORS और ये सारी करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मीनवाइल जब माँ को पता ही नहीं चलेगा, हमारे पास आते हैं तो हम उसकी कोविड टेस्टिंग कराते हैं तो उसका कोविड पॉजिटिव होता है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब तो पल्स ऑक्सीमीटर, पहले तो हम डॉक्टर्स के पास ही होते थे, अब तो मेरे ख्याल में आम आवाम भी लेके घूम रही है, काफ़ियों को मैंने देखा है। तो ये है कि पल्स ऑक्सीमीटर से इसमें ये होता है कि सैचुरेशन, खांसी इतनी शदीद होती है कि सांस रुकता हुआ महसूस होता है। अक्सर पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं कि खांसी इतनी शदीद हो गई कि सांस सही से नहीं आ रहा। तो उसमें ये है कि सैचुरेशन हमने देखनी होती है, क्योंकि ये आई थिंक फ्री रेडिकल टाइप इंजरी कराता है कि ऑक्सीजन जो सैचुरेशन जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं एनवायरनमेंट से, वो इंसान अच्छे से नहीं ले पाता, तो उसमें उसके लंग्स जो हैं ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और लंग्स के अलावा ये दूसरे ऑर्गन्स को भी, मल्टी ऑर्गन फेलियर इवन ये कराता है कि दिल पे भी इफ़ेक्ट कराता है, फेफड़ों पे भी कराता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगी बच्चों के हवाले से, कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चों में मोर्टेलिटी बहुत कम है। मतलब कि जो छोटे बच्चे हैं उनमें 0.2 के करीब आप कह सकते हैं कि 0.2 मोर्टेलिटी है, कि मतलब उनकी बच्चों में डेथ्स इतनी ज़्यादा नहीं है, कि बच्चे अच्छे से रिकवर कर जाते हैं।
बच्चों में ये अल्लाह ताला ने एक ये खासियत दी है इस वायरस को, हर मर्ज को या इस वायरस मैं इस वायरस के बारे में, टू बी वेरी स्पेसिफिक ऑन दिस वायरस ना, तो ये है कि बच्चे अच्छे से रिकवर कर जाते हैं। बच्चों में सिर्फ 0.2% मोर्टेलिटी है, लेकिन यही है कि हम लोग यही पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस मैसेजेस इस प्लेटफॉर्म के थ्रू दे रहे हैं। और ये मेरे ख्याल में आप लोगों ने बहुत अच्छा एक शो स्टार्ट किया है कि जिसके ज़रिए एटलीस्ट कोई थोड़ा सा भी सुनेगा तो वो एक पढ़े लिखे बंदे की बात सुन के कुछ ना कुछ तो उसका अमल चेंज होगा। क्योंकि अभी थोड़े अर्सा पहले ऐसा हुआ था कि एक कोई आई डोंट नो वो फीमेल स्टाफ थी या नहीं थी, लेकिन वो बहुत वायरल हुआ था कि उस बंदी ने एक वीडियो बनाई कि इस हॉस्पिटल्स ना जाओ, हॉस्पिटल जाओगे तो जहर का टीका लगा देंगे। ये एक जहर के टीके वाला हमारे पास इवन जो भी आते हैं पेशेंट, तो कोविड पॉजिटिव जब होता है तो हम उन्हें एडमिट करने की सोचते हैं, तो वो बेचारे उनका सबसे पहला कंसर्न यही होता है कि जहर का टीका लगा के तो नहीं मार दोगे हमें। मुझे नहीं लगता कि कोई भी डॉक्टर ऐसा होगा जो अपने पेशेंट को हार्म देना चाहे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक गलत खाम ख्यालियाँ लोगों ने फैलाई हुई हैं। आप लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप पढ़े लिखे लोगों की बातों पर यकीन करें जो वो कह रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर सबीन, सबसे पहली चीज़ जो हम करते हैं अगर हम कोरोना के बारे में हमें पता चलता है कि हमें लाक हो गया है, आइसोलेशन में जाते हैं। आइसोलेशन के हवाले से क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए, क्या शुरू करने के लिए आइसोलेशन, क्या आपको चीज़ें इल्म में ज़रूर होनी चाहिए? सबसे पहले ये है कि अगर आपको पता चला है कि आपको कोरोना हो गया है, टेस्ट करवाएंगे, इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, तभी आपको पता चलेगा अगर कोरोना हो गया या साइन सिम्टम्स हैं तो हम आइसोलेट हो जाते हैं। आइसोलेशन में ये है कि आपने जो है सोशल एक्टिविटीज़ जो है ना वो आपने रिस्ट्रिक्ट कर देनी है। सोशल एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्ट कर लें, और इसके अलावा जिस तरह हैंड सैनिटाइज़र, हैंड वॉशिंग और हाइजीन, इस तरह की चीज़ों का आपने ख्याल करना है ताकि ये और लोगों को स्प्रेड ना हो सके। और घर के बाकी अफराद क्या करें? और घर के बाकी अफराद डिस्टेंस रखना है, जिस तरह के डिस्टेंस इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने सोशल डिस्टेंसिंग का जो हम बता रहे होते हैं, ओवर क्राउडेड एरिया में जाने से जो मना कर रहे होते हैं लोगों को, 1 मीटर का जो डिस्टेंस है ना, ये WHO रिकमेंडेड है कि 1 मीटर का आपने पर्सन टू पर्सन डिस्टेंस रखना है। क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है कि छींकने खांसने से जो ड्रॉप निकलते हैं आपके, अगर वो कहीं लग गए हैं या किसी पर्सन को करीब है आपके और उसको हो गए, तो उससे ये इन्फेक्शन दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। और इस वक्त कोविड की वजह से जो सबसे ज़्यादा मनफी असर पड़ रहा है वो पड़ रहा है पोलियो वैक्सीनेशंस पे। शो पे जाते हैं छोटी सी ब्रेक में और वापस आके बात करते हैं पोलियो वैक्सीनेशंस पे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ललकार। मैं हूं दुआ मलिक और अभी तक हम लोग मुल्क के नामवर डॉक्टर्स के साथ बात कर चुके हैं 4 वबाई अमराज के ऊपर, और अब मैं आती हूं ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन विच इज़ पोलियो। डॉक्टर साहब, आपसे शुरू करूंगी हमेशा की तरह। पोलियो क्या है? बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन, पोलियो अगेन इज़ अ वायरल इन्फेक्शन, इसका ट्रीटमेंट नहीं है, इसका प्रिवेंशन है। तो अगेन आई विल से प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर, और कितनी बार? बार बार, हर बार। 2 कतरे, बार बार, हर बार। 2 कतरे, बार बार, हर बार। सारी माओं को चाहिए कि ये स्लोगन जो है वो याद कर लें, और जब भी पोलियो पिलाने के लिए आपके बच्चों को आपके दरवाज़ों पे हेल्थ एक्सपर्ट्स आया करें या हेल्थ वर्कर्स आया करें तो ज़रूर उनकी खुशामदीद कीजिए, क्योंकि वो आपके बच्चों की और आपके घर की सेहत के लिए आई हैं। डॉक्टर फ़ारूक, क्या पोलियो कंटेजियस है? देखिए, पोलियो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एक वायरस से फैलता है, तो ये वायरस ये भी ओरोफिकल रूट से ही आपके जिस्म में दाखिल होता है। यानी कंटामिनेटेड जो फुजले से जो कंटामिनेशन हो जाएगी वो आपके जिस्म में दाखिल होती जाएगी। इसी तरीके से हम ये कहते हैं कि ये वायरस जब एक बार बॉडी में एंटर होता है तो बड़ी तेज़ी से ये इंटेस्टाइन में, आपकी आंतों में, आपके मुंह में और आपके फेफड़ों में ये बड़ी तेज़ी से मल्टीप्लाई होना शुरू होता है और फिर आपकी बॉडी में फैलता है। तो आप वही बात आ जाती है, कंटामिनेशन को अवॉइड करें, और बचने का एक ही तरीका है कि 2 कतरे पोलियो के अपने बच्चे की खातिर, पाकिस्तानी खातिर उसको पिलाएं। तो इस तरीके से कंटामिनेशन को रोकना है। अब वो हम उसको रोकने का, उसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है, वो है वैक्सीन। 2 पोलियो कतरे हर बच्चे को हर बार पिलाएं ताकि बच्चा आपका महफूज रह सके। डॉक्टर फारूक, पोलियो का आपकी बोन्स के साथ क्या ताल्लुक है? देखें, समटाइम्स जब ये बॉडी में बड़ी तेज़ी से रेप्लिकेट होता है तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है, और जब ये ब्लड में क्रॉस करके ब्रेन में अटैक करता है तो फिर ये आपके ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को यानी कि आराम मगज़ को अटैक करता है, जिससे फिर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती हैं,
जिससे पैरालिसिस होना, फालिज होना और कभी कभार मौत तक वाक़ हो सकती है। तो वो जो कॉम्प्लिकेशन जिससे पोलियो से बचाना है वो यही स्टेज है, अपने बच्चे को माजूर होने से बचाएं, जिसके लिए एक बहुत आसान सी चीज़ मौजूद है, आपके डोर स्टेप पे अवेलेबल है। 2 कतरे हर बच्चे को हर बार पोलियो के पिलाएं। आपका जो सवाल था उसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा मैं डॉक्टर साहब के बात पे कि आपने बोला बोन पे इसका कोई रोल नहीं, ठीक है ना। ये जो है मतलब जिसे कहते हैं हमारे मसल्स को कमज़ोर कर देता है, क्योंकि उसकी नर्व सप्लाई पे अफेक्ट करता है, तो हमारे मसल्स काम नहीं कर सकते। जैसे एक बॉडी बिल्डर है, वो मसल्स काम करता है तो उसके मसल्स बन जाते हैं। अब ये जो है फालिज हो जाता है तो ये मसल्स काम नहीं करते, तो ये चीज़ें पतली दुबली दिखने लगती है, जिससे ऐसा तासुर आता है कि शायद इसको बोन का कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, तो वो एक्चुअली बोन का इशू नहीं होता, आपके मसल्स को ख़त्म कर देता है, कमज़ोर करता है, जिसकी वजह से आपका अपाहज होना या माजूरी जो है जिसका रिज़ल्ट होती है। लास्ट ईयर पाकिस्तान में 147 केसेस थे। उससे पहले अगर आप देखें तो 2016 में 20 केस थे, 2017 में 12 हुए, 2018 में 8 हुए थे, जो कि हम एक दुनिया में बात होना शुरू हुई थी कि शायद पाकिस्तान 2019 में पोलियो फ्री हो जाएगा। लेकिन सडनली 2019 में हमने देखा कि एक बहुत हाई राइज़ आया और 147 पे चले गए, जिसकी शायद वजूहत ये थी कि कुछ हमारे पेशावर इंसिडेंट हुआ जिसमें कि पोलियो टीम्स पर अटैक हुए, रिफ्यूज़ल शुरू हुए, एक डाइल्यूशन हो गई सारे प्रोसेस की, मेहनत की कि अब तो ख़त्म होने वाला है पोलियो। बिल्कुल बिल्कुल। फिर इस साल अगर आप देखें तो कोविड से हमारे जो 6 महीने हमारी वैक्सीनेशंस जो कैंपेन थी वो ड्रॉप हुई हैं। तो अभी लेटेस्ट जो आज भी एक केस रिपोर्ट हुआ है लाहौर में, जो एक बच्चे का पॉजिटिव है, तो अब 81 केसेस 2020 में पाकिस्तान में टिल डेट हो चुके हैं। तो अब पाकिस्तान दुनिया में वाहिद मुल्क है अलॉन्ग विद अफ़गानिस्तान कि जो 2 मुल्क रह गए हैं और हमें उससे फ़ाइट करना है, जिसका एक ही तरीका है, हर बच्चे को हर बार 2 बूंद पोलियो बिल्कुल, सारे पाकिस्तान को मिल के पोलियो के ख़िलाफ़ जंग जीतनी है। और मैं ये सोच रही हूँ इस वक्त कि जब एक माँ का एक बेटा अगर बिलफर्ज बीमार हो जाता है या उसको पोलियो जैसा मर्ज लाक हो जाता है, आप देखें कि उस माँ की एक बेटे से सारी ज़िंदगी मुनहसर होती है, और इससे आपका घर नहीं, सिर्फ आपकी एक औलाद नहीं, आपकी पूरी सोसाइटी पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी आने वाली नस्लों पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है। तो उन सारी चीज़ों से बचाव के लिए खुदारा आज ही इस चीज़ को तहैया कर लें कि आपने ज़रूर अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीनेशंस पिलानी है और तमाम वबाई अमराज से भी छुटकारा हासिल करना है। वापस आती हूँ डॉक्टर सिद्रा की तरफ। डॉक्टर सिद्रा, इस वक्त पोलियो से बचाव के लिए क्या क्या चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान में, किस किस तरीके से आवाम को इसके बारे में नॉलेज दी जा रही है? इसमें आवाम को देखें, हम जैसे कि हम इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, अगर मैं यहीं से इनिशिएट करूँ तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी हम बहुत से लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। इसी तरीके से डिफरेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं और WHO वाले तो बहुत ही मतलब कि अच्छे से काम कर रहे हैं। जगह जगह वैक्सीनेशन, हर इवन के छोटे छोटे खित्ते में वैक्सीनेशन के लिए हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो जा रहे हैं और अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। मसला सारा ये आ रहा है कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने मिसकंसेप्शन बनाए हुए, मिथ्स, खाम ख्यालियाँ एक्चुअली उन्होंने बनाई हुई हैं कि इस वैक्सीन से इसमें जो है पिक का कुछ कंटेंट डाले में हैं। Oh my God! ये सारे मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के ज़हन में कि मनसूबाबंदी के इसमें डाले में, कतरे में मनसूबाबंदी करना हाँ। चाहते हैं, पॉपुलेशन का यूज़ करना चाहते हैं, तो इनमें ये चीज़ें हैं। पाकिस्तान की पॉपुलेशन तो राइस पे है। Population अगर इसमें मनसूबाबंदी हो रही होती है 94 से, जिस तरह ये प्रोग्राम चल रहा है, तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन तो कम हो जानी चाहिए थी। नहीं फिर और ये मतलब माइंड चाइना सवाल की भी तो ये बड़े मिथ हैं, डॉक्टर साहब population बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये मिथ है। चाइना को लेजिस्लेशन पास नहीं करना पड़ता कि एक बच्चे से ज़्यादा पैदा नहीं कर सकते आप। अगर आपको जो है 100 यौन देती है गवर्नमेंट और आपके पास अगर दूसरा बच्चा आ गया तो वो 25 यौन पे चला जाएगी आपकी। बिल्कुल, ठीक है ना। तो इतना आसान होता तो 2-2 कतरे पिला के इस वक्त दुनिया सुकड़ चुकी कंट्रोल होती। कर लेती। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बड़ी अहम मालूमात मिली है। आज हमें ललकार में जाने का वक्त करीब आ गया है। मैं चाहती हूँ जाने से पहले, क्योंकि मेरे साथ इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स मौजूद हैं, तो क्यों ना जाने से पहले इनसे ये पूछ लिया जाए कि जनरली हमें अपनी हेल्थ की किस तरीके से हिफाजत करनी चाहिए और अपने लाइफस्टाइल में क्या ऐसी चीज़ें डालनी चाहिए कि हम इन सारी बीमारियों से फाइट कर सकें। बहुत दरिया को कूजे में बंद करने वाली बात कर रही बिल्कुल हैं। सर, जाने से पहले छोटा सा मैसेज चाहिए। मैसेज ये है कि वही मैंने जैसे कहा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज़ चीपर देन क्योर। जहाँ जहाँ आपको वैक्सीन
या कोई भी ऐसी चीज़ मालूमात हासिल होती है कि इससे आप बीमारी से बच सकते हैं, वो चीज़ें आपने करनी है, चाहे वो खुराक में है, चाहे वो एक्सरसाइज में है, चाहे वो हाथ धोने में है, चाहे वो वैक्सीन में है। सिंपल है। सही सही डॉक्टर ये फारूक। 3 बहुत छोटे से मैसेज हैं, मैं कई दफ़ा मैंने बोला है। मैं माँ बाप को एड्रेस करता हूँ हमेशा कि ये आपका फ़र्ज़ है, स्पेशली माँ का, कि 3 चीज़ें अपने बच्चों को प्रोवाइड करें। सबसे पहले उसको ब्रेस्ट फीड करें। ठीक है। दूसरा, जो उस बच्चे का हक है वो आपने उसको देना है, इम्यूनाइजेशन, यानी उसके तमाम टीके आपने लगवाने हैं। ये आप एक ऐसा काम कर लेंगे कि ऐसा फ़र्ज़ अपना अदा कर लेंगे कि बच्चा आपका और उसकी नस्लें महफूज रहेंगी। बिल्कुल। और तीसरा, एक उनकी रसाई रखें साफ़ पीने के पानी तक। ठीक है जी। ठीक ये है। 3 ऐसी चीज़ें हैं जिससे करेंगे तो आप बहुत सी बीमारियों से बच्चों को महफूज रख सकते हैं और एक सेहतमंद माशरे को जो है आप परवान चढ़ाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अपनी डाइट में हेल्दी फूड लें और जो है जंक फूड से अवॉइड करें। जिस तरह आजकल हम बहुत ज़्यादा फास्ट फूड पे चले गए, हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा फास्ट फूड पे चले गए, तो इस चीज़ को अवॉइड करें। दूसरा, एक्सरसाइज ज़रूर करें। सेडेटरी लाइफस्टाइल हम लोगों का हो गया है, जो हम बस मोबाइल लेते हैं हाथ में और या सारा वक्त उस पर अपने इतने आवर्स हम लगाते हैं। तो सेडेटरी लाइफस्टाइल को चेंज करके कुछ एक्सरसाइज अपनी जो रूटीन में ज़रूर ऐड करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अहम आपने पॉइंट बताया है। वाकई हम सब लोग आजकल सिर्फ दिन रात मोबाइल बैठ के या लेट के यूज़ कर रहे होते हैं। जिस्म को बीमारियों से लड़ने के लिए एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी डॉक्टर सलमा। मैं एक ये इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहूँगी जो मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर माँ को इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को सबसे पहली वैक्सीनेशन देती है इन द फॉर्म ऑफ कोलोस्ट्रम, जो कि पीला गाढ़ा दूध जिसे कहा जाता है, जो मोस्टली लोग डिस्कार्ड भी कर देते हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि उस पे वो कंसंट्रेट करें कि ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को देनी है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ्स तक, तो उससे बच्चे को बीमारियों से बचाना है। वो सबसे पहली वैक्सीन होगी जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिली है। उसके बाद ये कि वैक्सीनेशन करवाएं, ख़ुद भी जो वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं वो आप खुद भी लें, और अपने लिए, अपनी फैमिली को नहीं, आपने दूसरे की फैमिली को भी बचाना है, ख़ुद भी एहतियात करना है और उनके लिए भी एहतियात करना है। और बाकी ये कि जो आपको अच्छे, मतलब कि पढ़े लिखे लोग जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आप प्लीज़ खुदारा उनकी बातों को सुने। सोशल मीडिया पे मतलब कि जिन्हें कुछ इल्म नहीं है और वो सारी मिसकंसेप्शंस, मिथ्स फैला रहे हैं, बच्चों को बहुत सी अच्छी चीज़ों से वो पीछे कर रहे हैं। मतलब कि पोलियो की वैक्सीन पे भी हम बात कर चुके हैं, ऐसी मिथ्स फैला दी हैं कि बहुत पढ़े लिखे लोग भी उस चीज़ पर अब बिलीव करने लगे हैं। मगर आज हम इस शो में वाकई पढ़े लिखे लोगों के साथ डिस्कस कर चुके हैं कि रियलिटीज़ क्या है, सच्चाइयाँ और हकीकतें इन सारी बीमारियों के बारे में क्या हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये शो देखकर फ़ायदा ज़रूर मिला होगा। अपना ख्याल रखिए, अपने अहलो अयाल का ख्याल रखिए। वापस आऊँगी एक और इन्फॉर्मेटिव एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।